एमपीएससी की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? सीधा 12th के बाद 2-3 महीने के बाद से मैंने जुलाई 2019 से एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इंदौर में भोलाराम हमारा फेमस है। बहुत। संडे को हम जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ चलने की जगह नहीं रहती। तो क्या वाकई इतना कंपटीशन है या फिर इसके पीछे कुछ और है? आजकल थोड़ा सा सफलता प्राप्त करना और आसान हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को ही रोक लिया केवल, तो आप कई लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो भीड़ जितनी दिखती है उतना तो नहीं है कंपटीशन। तो जिन एस्पिरेंट्स का बार बार मेंस रुक रहा है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? जो भी मार्केट में सोर्स अवेलेबल हैं उनके पीछे इतना मत भागिए कि आपको जो आता था वो याद ना रहे। फिर एक बार बैठ के प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए, अपना पूरी तैयारी कीजिए कि ये हमारा नोट्स है। अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो जब तक सिलेबस चेंज ना हो तो करंट अफेयर के अलावा आपको उसमें कुछ फिर ऐड करने की जरूरत ना पड़े ज़्यादा। मुझे लगता है प्रीलिम्स से पहले आपकी सारी तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, सिलेबस तो पूरा आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बोला था कि भले आप 2025 में कर रहे हैं, जब तक सिलेबस चेंज ना हो तब तक आपको दूसरे सोर्स देखना ना पड़े। क्या अंडर कॉन्फिडेंट होना हमारी तैयारी को प्रभावित करता है? जब आपको खुद नहीं लगेगा कि आप निकाल पाएंगे तो दूसरा क्यों आपको निकालेगा। तो आपको पता होता है आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी है। तो क्या प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स बनाना चाहिए? एक बुक या एक कोई इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स नहीं निकलवा सकती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित इनसाइट्स और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे युवा शख्स जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी तैयारी लोग सालों करते हैं। हम बात कर रहे हैं दीपेंद्र लोधी जी की, जिन्होंने एमपीपीएससी एसएफएस 2023 में 8वीं रैंक के साथ एसीएफ का पद प्राप्त किया है। ये कहानी सिर्फ उनके एग्ज़ाम पास करने की नहीं है, ये कहानी है उनके समर्पण, अनुशासन और अपने सपने के प्रति जुनून की। तो चलिए हम इस युवा फॉरेस्ट ऑफिसर से समझते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में और सीखेंगे कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इसके साथ ही हम समझेंगे एमपीपीएससी के हर छोटे पहलू के बारे में जो आगे चल के आपकी इस एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद से क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? पर्सनली मेरे लिए जो पर्सनली बदलाव आया है वो मुझे लगता है कि जो भी मेरे लाइफ के गोल थे, जो भी मैंने सोच रखा था, उसको एक बेस मिला है। कि जैसे परिवार के लिए कुछ भी करना था, समाज के लिए या गांव के लिए जो भी मुझे करना था, उसको एक बेस मिला है। क्योंकि इससे पहले जब भी बातें सोचते थे या किसी को बताते थे तो वो हवाई बातें हुआ करती थी कि मुझे ये करना वो करना। अब उसको एक बेस मिल गया है और शायद अब वो कर सकते हैं। और उसके बाद तो जैसे जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं सिलेक्शन के बाद सबके साथ, कि थोड़ा रिस्पेक्ट मिलने लगी है। सबसे बड़ी चीज़ जैसे सिलेक्शन हुआ तो आपके साथ बैठे हैं आज, परिवार को भी रिस्पेक्ट मिलने लगी है। पापा मम्मी कहीं जाते हैं तो गांव में होता ही है कि वो उस गांव से लड़का निकला है, शायद किसका है, तो जब वो बताते हैं कि अपना ही लड़का, मेरा ही लड़का है, तो एक फीलिंग आती है वही प्राउड वाली। वो सब फिर कॉमन जिस चीज़ है जैसे वो ठीक है। बिल्कुल। एमपीपीएससी का जिस दिन रिजल्ट आया उस समय आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा? एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था एमपीपीएससी का, ये फॉरेस्ट वाला, ये 30 दिसंबर 2024 को आया था। तो उसी दिन शाम को 6-7 बजे के आसपास जो एमपीपीएससी 2023 का सिविल का रिजल्ट था, मेंस का, वो आया था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू कॉल आया मेरा। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू कॉल फॉर सिविल सर्विसेज। तो बहुत खुश था मैं और अपना वो रिजल्ट देख के मैं सो गया था। फॉरेस्ट का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया, 10-11 बजे के आसपास। तो मैं बस एक शांति की नींद ले रहा था कि हाँ सिविल का रिजल्ट आ गया, मेरा इंटरव्यू है। तो फिर किसी ने स्टेटस डाला, मेरे रूममेट ने, तो वो फिर भाई साहब ने देखा, उन्होंने आके बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया फाइनली। तो एक शांति की सांस थी कि हाँ चलो 3-4 साल की यात्रा है जो अब वो समाप्त हो गई। जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है तो मुझे लगता है कि हाँ ये था कि ठीक ठाक रहा है सब, मेंस भी ठीक रहा है, इंटरव्यू ठीक रहा है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि पूरा कॉन्फिडेंस था कि बस इस बार हो जाना है, कोई नहीं रोक सकता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। क्योंकि लक का एक अपना रोल रहता है किसी भी चीज़ में। तो उसके पहले कॉन्फिडेंस ये था कि हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन जब हुआ तो फिर उसके बाद बहुत बदलाव है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने शुरुआत में जैसे 4th तक तो अपने गांव में ही पढ़ाई की, मबई मेरा गांव है। उसके बाद 12th तक मैंने अपने ज़िले टीकमगढ़ से पढ़ाई की, जिसमें 10th तक एक प्राइवेट स्कूल था, पुष्पा हाई स्कूल, और 11th-12th मैंने एक्सीलेंस से की। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो मैंने महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय से पूरा किया।
ग्रेजुएशन केवल मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो भी फॉर्म भरना पड़ता है सिविल सर्विसेज का, उसके लिए नीड थी, तो बस वही पर्पज़ था, इसके अलावा ग्रेजुएशन का कोई पर्पज़ नहीं था। ओके, आपको कब ऐसा लगा कि आपको एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए, या फिर आप स्टार्टिंग से ही आप चाह रहे थे कि एमपीपीएससी की तैयारी आपको करना है? स्टार्टिंग से एमपीपीएससी का तो नहीं बोलूँगा, पर ये था कि ऐसी फील्ड में जाना है जिससे समाज से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें, ग्राउंड लेवल पर वर्क कर सकें, डायरेक्ट लोगों की समस्याएं जो भी हैं उनको सुलझा सकें। ये नहीं पता था कि एमपीपीएससी करना कि क्या करना, पर 10th 11th तक आते आते जैसे देखा कि हाँ अधिकारी किस चीज़ से बनते हैं, फिर पता किया एमपीएस, पीएससी, यूपीएससी, तो फिर उसके बाद से 11th 12th में लगभग क्लियर हो गया था कि यही करना है। उसमें क्या है कि जो पोस्ट थी वो प्रोजेक्ट रेंजर की पोस्ट आई थी, तो उस टाइम पे मैंने फिर सिविल पे फोकस किया और उस पर फोकस नहीं कर पाया था ज़्यादा, तो प्री निकल गया था पर मेंस नहीं निकला था उसका। उसके बाद जब 2023 में एसीएफ वाली पोस्ट आई तो फिर मैंने इसके लिए पढ़ाई की। आपकी फैमिली में आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं और आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? पिताजी मेरे टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। ओके। और माताजी हाउसवाइफ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हाउसवाइफ आजकल एक नेगेटिव वे में चला जाता है सही कि बस चूल्हा चौका बर्तन करती हैं। होम मेकर या जो भी घर का संचालन करने वाली, मार्गदर्शन पूरा उनका रहा, संचालन वो ही करती हैं, तो वो घर का संचालन करती हैं। पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा। और ये केवल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कहना पड़ता है, इससे तो लोग थोड़ी तारीफ़ करेंगे कि हाँ मम्मी पापा की तारीफ़ कर रहे हो तो मेरी भी तारीफ़ होगी। ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है कि बहुत सपोर्ट रहा है पापा मम्मी का शुरुआत से लेकर, क्योंकि जब फेलियर टाइम होता है तो शायद बहुत कम लोग आपका साथ देते। बिल्कुल उस टाइम पे फैमिली पूरी तरीके से सपोर्ट में रही, कभी कुछ नहीं बोला कि क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा, बस अपनी ज़रूरतें बताओ कि ये चाहिए, हमेशा सपोर्ट रहा है उनका। एमपीएससी की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? 2023 के सिलेक्शन तक आपने लगभग कितना टाइम एमपीपीएससी को दिया है? मैंने एमपीपीएससी की तैयारी 12th के बाद से ही शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि मेरा गोल ये था, पहले से क्लियर था, तो मुझे उसमें कुछ डिस्टर्बेंस उतना था नहीं। सीधा 12th के बाद 2-3 महीने के बाद से मैंने जुलाई 2019 से एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। आपने अपनी तैयारी कहाँ से की? क्या आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन की? मैंने सिविल सर्विसेज के लिए, एमपीपीएससी सिविल के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी 2019 में, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी मैंने खुद से ही की है सारी, क्योंकि उसका ज़्यादा इतना मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है और कोचिंग से भी उसमें ज़्यादा इतना नहीं करवाती है तैयारी। हाँ, एक हॉर्नबिल कोचिंग है एक, उसका मैंने मटेरियल लिया था फॉरेस्ट्री का, उसका योगदान रहा है फॉरेस्ट्री में पूरा। बाबरकुआ पर ढेरों कोचिंग्स हैं जो तैयारी करवाने को लेकर अपना दावा करते हैं, तो मुझे ये जानना है कि क्या वाकई कोचिंग का इस एग्ज़ाम में महत्व है या फिर सिर्फ दिखावा चल रहा है? मुझे जो पर्सनली फील होता है, मुझे लगता है कोचिंगों ने जितना मायाजाल फैला के रखा है, हाँ, उतना मायाजाल तो शायद कामराज कामदेव का मायाजाल भी फेल हो जाएगा कोचिंग्स के आगे। लॉकडाउन के पहले मान सकते हैं कि कोचिंग से एक ऑफलाइन वे में चलती थी, प्रॉपर जो गाइडेंस के लिए कोचिंग होती थी वो चलती थी। लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कोचिंग पढ़ाने का काम कम और बिजनेस का काम ज़्यादा कर रही हैं। बिल्कुल। आप नोट्स ले सकते हैं, कोई आपका पर्सनल टीचर है, पर्सनल कोई आपका गाइडेंस देने वाला है, उससे गाइडेंस लीजिए प्रॉपर, नोट्स कहीं से भी लीजिए। पर जो इनकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वर्षीय योजनाएं, अब शायद उनका उतना रोल नहीं रह गया कि रामबाण सीरीज, अभिमन्यु सीरीज, अर्जुन सीरीज, ये सीरीज वो सीरीज, इनमें ना फंसे तो शायद बेहतर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अब उनका पर्पज़ अपने संस्थान को चमकाने का, बिल्कुल, अपनी कोचिंग को चलाने का, वो पढ़ाएंगे आपको क्लास के हिसाब से, ना कि आपके हिसाब से। आप जब खुद से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अपने हिसाब से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे अब लगता है लॉकडाउन के बाद से। तो कोचिंग बस दिखावा है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा? कोचिंग्स का रोल है, नोट्स में रोल है, कुछ टीचर्स अच्छे हैं उनका आप पर्सनल गाइडेंस लीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह। बाकी जो उनका ये ऐसा जो सीरीज वगैरह चल रही हैं कि ये सीरीज वो सीरीज, ये प्रोग्राम, राइटिंग प्रोग्राम, इनका उतना रोल नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा रोल है इन चीज़ों का। ओके, तो आपने जैसा कि अपने दूसरे प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जो कि दिखाता है कि आपने चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा है जी, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं? अभी से वो किन चीज़ों पर फोकस करें और किन चीज़ों को छोड़ दें? मुझे लगता है इसमें
स्टूडेंट कई प्रकार के होंगे। कुछ वो होंगे जो अभी 12th निपटी होगी और वो अभी शुरुआत ही होगी उनकी। कुछ ऐसे हैं जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, कुछ इसके पुराने खिलाड़ी होंगे। बिल्कुल। तो सबके लिए थोड़ी सी अलग अलग रणनीति होगी और मुझे लगता है कि शायद यही सबसे मेन चीज़ है जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट को और फेल वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा अलग बनाती है, कि आपको किसी का अंधानुगमन नहीं करना है, ना किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आज मैं जो बता के जाऊंगा वो मेरी कहानी थी, आपको अपनी कहानी बनानी है। हाँ, जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स ये हुए कि सिलेबस आपको कवर करना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, खासकर MPPSC में जो प्रॉपर 10 यूनिट से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछता है, उसमें सिलेबस छोड़ के आप नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद मॉक टेस्ट। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना ही करना है, और अगर ये आप कर लेते हैं तो शायद ज़्यादा दूर नहीं है MPPSC आपसे। ओके। एक चीज़ और देखने में आती है कि जिन एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स एक बार रुक गया, उनका हर बार प्रीलिम्स रुक रहा है, जिनका मेंस रुक जाता है उनका बार बार मेंस रुक जाता है। तो इस फेलियर का मेन कारण क्या है? फेलियर का मेन कारण बताने की स्थिति तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना रहता है, पर मुझे जो लगता है उसमें एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। अगर आपका एक बार प्री रुका या मेंस रुका तो ये तो निश्चित है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे, पर उसको अगर आप नहीं माने, जैसे अगर आपका एक नंबर से प्री रुक गया तो आपने बोला कि जो आयोग था उसने पेपर गलत सेट कर दिया, या पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछता है, हाई कोर्ट ने आपका साथ नहीं दिया, तो फिर जो निकले हैं उनके साथ क्या हुआ? बिल्कुल। या मेंस का है कि पता नहीं कैसी कॉपी चेक हो रही है, तो जिनका निकल रहा है उसका नंबर थोड़ी है आयोग वाले के पास। तो एक्सेप्टेंस थोड़ी सी लाइए, अगर कोई कुछ गलती बता रहा है या जो निकलने वाले बता रहे हैं तो उसको थोड़ा स्वीकार करने की आवश्यकता है, और बस उस पर काम कीजिए तो शायद हो जाएगा। ओके। इंदौर में भोलाराम हमारा फेमस है बहुत। संडे को हम जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ चलने की जगह नहीं रहती। वो सब MPPSC की लगभग तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी जो भीड़ दिख रही है, तो क्या वाकई इतना कंपटीशन है या फिर इसके पीछे कुछ और है? मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा सा सफलता प्राप्त करना और आसान हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को ही रोक लिया केवल, तो आप कई लोगों से आगे निकल जाएंगे, हज़ारों लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो भीड़ जितनी दिखती है उतना तो नहीं है कंपटीशन। बिल्कुल। क्योंकि अगर जैसे कोई आधी से ज़्यादा भीड़ अगर 5 साल में 60-65 नंबर के आसपास है प्रीलिम्स में, MPPSC के प्रीलिम्स में, तो मुझे नहीं लगता वो आपको कंपटीशन दे पाएगी। बिल्कुल। और ऐसे बहुत से लोग हैं डले हैं जो कई वर्षों से डले हैं, और बस केवल 60 नंबर 65 नंबर, तो भीड़ जितनी है कंपटीशन उतना तो नहीं है, सीरियस कंपटीशन बहुत कम है। तो भीड़ केवल मुझे लगता है चकाचौंध है। और एक ये है कि 12th के बाद जैसे गांव में या छोटे शहरों में होता है कि 12th हो गई, अब क्या करना, बाहर जाना। बाहर आने के बाद यहाँ साल 6 महीने में ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि करना क्या है, तो मुझे लगता है बहुत भीड़ आपको कभी परेशान नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, अपने आप को कैसे बचाए रखें? देखिए, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ये कोई ऐसा कोई विनिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आप जीतेंगे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे। जिस कंपटीशन में आप उतरे हैं, अगर आप इसमें सफल होते हैं तो ये आपकी आने वाली पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। बिल्कुल। आपके साथ साथ कम से कम 3-4 पीढ़ी की लाइफ डिसाइड करेगा। पापा मम्मी का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपके बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, पूरे परिवार का। तो अगर 50-60 साल कोई चीज़ आपको चेंज कर रही है, उसके लिए अगर आप 2-3 साल डिसिप्लिन नहीं रह सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर डिजर्व करते हैं उसमें सफलता। बिल्कुल। तो कैसे भी करें, अपने कुछ रूल्स बनाएं, अपने कुछ सिद्धांत बनाएं कि भाई 2 साल ये नहीं करना या 1 साल ये नहीं करना। कोई आप हंसी उड़ाता है तो उड़ा ले दीजिए। अगर आप 2 साल 3 साल सीरियस होकर नहीं दे सकते, सीरियस क्या बोलें, आपको केयरफुल रहना है, बस सीरियस तो नहीं बोलूँगा, केयरफुल रहिए। और 2-3 साल का ही टाइम है, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ का बेस तय करेगी, तो इतना तो नेचुरल है देना। सोशल मीडिया का बहुत प्रचलन है वर्तमान में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हो और एस्पिरेंट्स के लिए क्या सुझाव देना चाहोगे? पर्सनली मैं अपना बताऊं, मैंने सोशल मीडिया अपने मनोरंजन के लिए यूज किया है। मैंने उसको अपना साधन बनाया, ये नहीं कि मैं उसका साधन बन जाऊं। बिल्कुल। ये अगर मुझे जैसे कुछ देखना है, मुझे मनोरंजन के लिए कुछ देखना है 5 मिनट, मैं देखूंगा। ये नहीं है कि अगर मैंने कुछ देखा तो वो मुझे 1 घंटा फंसा लेगा। अपने मनोरंजन के लिए यूज कीजिए, अपने काम के लिए यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 5-10 मिनट में आपकी थकान दूर होती है, यूज कीजिए। वो आपको ना फंसा ले, ऐसा ना हो कि वो जो दिखाना चाह रहा है आप वो ही देख रहे हैं। तो
इस वे में आप बच सकते हैं, इस वे में आप यूज कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब का तो आजकल बहुत रोल है, पढ़ाई में भी है, क्योंकि क्लासेस भी लेनी है, बहुत चीज़ें करनी है। जहाँ तक इंस्टाग्राम या ऐसे कुछ ऐप्स हैं, तो अगर बच पाएँ तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन शायद बचना उतना पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि हाँ मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया या कुछ भी, तो वो उतनी प्रैक्टिकल बात नहीं है। हाँ, आप कम कर सकते, आप अपने मनोरंजन के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अगर 10 मिनट देखना है, आप देखिए, ऐसा ना हो कि आपने देखा 10 मिनट का था और निकल 1 घंटा 10 मिनट गया। बिल्कुल। तो वो होता है कि लिमिटेड यूज कीजिए, काम का यूज कीजिए, अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तैयारी के दौरान क्या आपने कभी प्रेशर फील किया है पढ़ाई में? प्रेशर तो अगर ये बोलूँ कि प्रेशर नहीं रहा, तो क्योंकि अब बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो सिलेक्शन हो गया, तो बोल सकते हैं कि प्रेशर बिल्कुल नहीं रहा। ये बात पूरी तरह से झूठ होगी लगभग। प्रेशर तो रहता ही है, हमेशा रहता है। ये रहता है कि जैसे किसी चीज़ के लिए आप 5 साल दे रहे हैं, जैसे खुद मुझे अटेम्प्ट के लिए वैसे सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन तैयारी के हिसाब से 2019 से कर रहा हूँ, 2025 आ गया। बिल्कुल। अगर 6 साल तैयारी कर रहे हैं, 7 साल तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और अगर परिणाम नहीं आया आपके अनुकूल, तो वो प्रेशर तो रहता ही है हमेशा, क्योंकि आपने ऐसा टाइम दिया है जो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते थे, क्योंकि आपने गोल्डन टाइम दिया है अपनी लाइफ का। तो वो प्रेशर हमेशा रहता है कि जब भी यहाँ से जाएं, सिलेक्शन लेके जाएं, ये प्रेशर हमेशा रहता है, कोई भी हो। आपका सुबह से शाम तक डेली रूटीन क्या रहता था लगभग? आप, मैं यदि पूछूं तो एवरेज कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? रूटीन का ऐसा है कि जब तक कोचिंग की, तब तक तो कोचिंग के हिसाब से ही चलता था कि सुबह 8 से कोचिंग गए, 2 पे कोचिंग से आए, फिर अपना खाना पीना खाया, आराम किया, फिर अपना जो भी पढ़ाई करना वो की। कोचिंग जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद तो फिर घंटों के हिसाब से नहीं, टॉपिक के हिसाब से मैंने हमेशा पढ़ाई की है। घंटों के हिसाब से शायद मुझे ध्यान नहीं कब पढ़ाई की होगी मैंने, ना कभी ऐसे रहा कि 8 से 9 हिस्ट्री, 9 से तक ज्योग्राफी। अब 8 से 9 मैंने हिस्ट्री रख दी, नहीं आई 1 घंटे में समझ में, क्या करूँ मैं, प्री 10 दिन बाद है मान लो। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से बांट के, यूनिट के हिसाब से बांट के, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इसके बजाय इसके कि आप घंटों के हिसाब से कि 8 से 10 मुझे कंप्यूटर ही पढ़ना है, पता चले 8:30 पे ही ख़त्म हो गया वो, अब 1.5 घंटे क्या करेंगे। तो पढ़ाई के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ना कि घंटों के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। इस एग्ज़ाम के लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? जैसे मैंने शुरुआती क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये तो शुरू से था कि कुछ करना है, ऐसा करना है कि समाज में जा सकें। कभी ये नहीं सोचा कि जैसे साइंस में भी ठीक ठाक स्थिति रही 10th 12th में, और ग्रेजुएशन में भी ठीक रहा, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि इंजीनियर बन जाएं या कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब में चले जाएं। हमेशा से ये रहा है कि कुछ करना है। मुझे लगता है ये मुझे 12th के बाद से, जैसे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली है, नॉर्मल बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में मुझे सबसे सूटेबल ये लगा कि अभी 2-3 साल पढ़ाई कर लो, तो आप 2-3 साल की पढ़ाई आपको उन लोगों के बीच में ले जाके बैठा सकती है जो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा कि अभी जो 5-6 साल हैं इसमें यही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि दूसरा करना यही था, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा कि जाना लोगों के बीच में ही है, उसी फील्ड में जाना है। बिल्कुल। आपने MPPSC फॉरेस्ट में ACF का पद प्राप्त किया है। इसके अलावा आपने 2023 में सिविल का भी आपका इंटरव्यू है, 24 में भी सिविल का आपका इंटरव्यू है। तो आपका मेंस बहुत अच्छा है इसका मतलब, और जो आपकी बहुत अच्छी रणनीति को दिखाता भी है। तो जिन एस्पिरेंट्स का बार बार मेंस रुक रहा है, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या वो ऐसा करें जिससे उनका मेंस ना रुके? मेंस में सबसे पहली चीज़ है सिलेबस, क्योंकि हर यूनिट बटी हुई है, हर यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं, मार्क्स भी फिक्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात, जो भी मार्केट में सोर्स अवेलेबल हैं उनके पीछे इतना मत भागिए कि आपको जो आता था वो ही याद ना रहे। फिर एक बार बैठ के प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए, अपना पूरी तैयारी कीजिए कि ये हमारा नोट्स है। अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो जब तक सिलेबस चेंज ना हो तो करंट अफेयर के अलावा आपको उसमें कुछ फिर ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। हाँ, कुछ टॉपिक्स हो सकता है, एक आधा टॉपिक आपको जोड़ना पड़े, कोई नई चीज़ कहीं से मिलेगी वो जोड़नी पड़े टेस्ट सीरीज वगैरह में। बाकी जो एक बेसिक नोट्स है वो प्रॉपर अपना बनाइए। ऐसा नहीं हो कि आपने हिस्ट्री एक बार पढ़ ली, पता चले जीरोक्स पे गए, कोई दूसरी की हिस्ट्री में लगी वो भी ले आए, फिर ना तो आप वो पढ़ पाएंगे ना ये पढ़ पाएंगे। क्योंकि सिविल के मैथ्स में जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि 6 दिन में 6 पेपर होने हैं, तो रिवीजन सबसे
मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुश्किल से 3-4 घंटे मिलते हैं। तो ऐसा नोट्स बनाइए क्योंकि अपने हाथ का नोट्स रहेगा, कई बार पढ़ा हुआ रहेगा, तो रिवीजन और नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, जिससे रिवीजन आसानी से हो पाए। ओके, रिवीजन का इस एग्ज़ाम में कितना महत्व है? कई बार होता क्या है कि एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो रिवीजन कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके हम कुछ नया पढ़ लें। ये मुझे लगता है जस्ट उल्टा है। थोड़ा सा सोर्स कम रहेंगे चल जाएगा, मेंस में खास तौर पे। प्री में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फैक्ट कवर करने पड़ेंगे, तो हो सकता है आपको 2-4 बुक से ऑब्जेक्ट लगाने पड़ें। हिस्ट्री के आपने ऑब्जेक्ट एक बुक से लगा लिए, दूसरे से भी लगाने पड़े। मेंस में मुझे लगता है कि वहाँ टाइम ही नहीं है ना मेन चीज़ लिखने का, जगह लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो ना तो वहाँ पे जगह मिलेगी आपको एक्स्ट्रा लिखने की। किसी भी टॉपिक पे मान लीजिए आपको 500 वर्ड आते हैं, अगर 200 वर्ड से ज़्यादा का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा वहाँ पे, क्या करेंगे आप? बिल्कुल। तो किसी भी टॉपिक पे मैक्सिमम 200 वर्ड लिखने हैं आपको, तो लिमिटेड रखिए सोर्स, उसी का बार बार इतनी बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहाँ टाइम कम है, इसलिए जो यहाँ आपको बहुत अच्छे से आता होगा वो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख पाएंगे आप। तो अगर यहाँ का उतला उतला ज्ञान रहा थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे लिख नहीं पाते हैं। तो रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है इसके बजाय कि आप ज़्यादा सोर्स को प्रेफर करें। हाँ, मेंस में 6 पेपर होते हैं जैसा कि, तो मेंस में 6 के 6 पेपर पर बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, या कुछ पर अच्छी कुछ पर कम, ऐसा कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे लगता है कि अब सब पे ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो फोर्थ और फिफ्थ पेपर है, इनको लोग इतना पीछे छोड़ देते हैं कि शायद वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये सोचिए, हिस्ट्री है पूरी MPPSC के सिविल के सिलेबस में, पूरी हिस्ट्री है 60 नंबर की, और इतने के वहाँ पे पर्यायवाची, तत्सम और ट्रांसलेशन आ जाने हैं हिंदी के पेपर में। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के 60 में से 30-35 मैक्सिमम 35 मार्क्स ला सकते हैं। वहाँ आपका स्कोप है कि वहाँ आप 60 में से 60 भी ला सकते हैं हिंदी से। तो मार्क्स के हिसाब से बांट के चलिए, और सब पेपर को उसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि ये छोड़ दें, ये कर लें, क्योंकि ये वहाँ हो सकता है जहाँ पे पूरा लिख दिया हो कि हिस्ट्री पढ़ के आओ, पूछ भी सकते, नहीं भी पूछ सकते। अब MPPS ने बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि इस टॉपिक से, इस यूनिट से इतने मार्क्स का आना, ये क्वेश्चन आएंगे लगभग। तो अब सबको वेटेज देना पड़ेगा बराबर, और ख़ास तौर पे 4th-5th पेपर मुझे लगता है कि बहुत आगे लेके जाता है, हिंदी वाला पेपर और इथिक्स वाला पेपर, क्योंकि बाकी लोग उसको छोड़ के चलते हैं। मुझे नहीं लगता शायद हिस्ट्री जितना टाइम को हिंदी को देता होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हिंदी को लगभग उससे दोगुना टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो 200 मार्क्स की है, वो 60 मार्क्स का है। तो मार्क्स के हिसाब से पढ़िए, आपको कोई दिखाना थोड़ी है आपको किसी सेमिनार में कि मुझे हिस्ट्री इतनी आती है कि ज्योग्राफी इतनी आती है। आपको चाहिए 800 के आसपास मार्क्स, वो लाइए आप जहाँ से भी मिलें आपको। बस यही स्ट्रेटजी होगी मेंस की। तो आंसर राइटिंग का इस एग्ज़ाम में बहुत रोल है, तो किसी भी एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग की शुरुआत कब से कर देना चाहिए? सिलेबस कंप्लीट सबसे पहली चीज़, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग तभी अच्छी हो पाएगी जब सिलेबस आपको पता होगा, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर जैसे कोई चीज़ आपको आ नहीं रही, उसकी वजह से आपका टाइम ऊपर नीचे हो रहा, कि जो क्वेश्चन आ नहीं रहा था उसकी वजह से आपका टाइम ऊपर नीचे हुआ, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि आने की वजह से टाइम हो रहा कि स्पीड की वजह से टाइम हो रहा। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पूरे नोट्स प्रॉपर आपके पास होने चाहिए, रिवीजन के नोट्स जो शॉर्ट नोट्स जिसे बोलते हैं वो प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए। और मुझे तो ये लगता है शायद कि जब आपका प्री निकल जाए उसके बाद भी आप आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हैं, अगर आपको याद है पूरा सिलेबस का पूरा कंटेंट याद है, तो वो 3-4 महीने भी काफ़ी हैं। लेकिन उन 3-4 महीने में अगर कंटेंट के पीछे भागे आप, फिर ना आंसर राइटिंग हो पाती ना कंटेंट हो पाता। कंटेंट पहले क्लियर रखिए, खासतौर से MPPSC में, क्योंकि टाइम और फिर वही चीज़ की टाइम और जगह बहुत लिमिटेड हो गई है वहाँ पे। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कंटेंट फिक्स रखिए, हो जाता है वहाँ। ओके, तो मेंस का सिलेबस आपका प्रीलिम से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है प्रीलिम्स से पहले आपकी सारी तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, सिलेबस तो पूरा आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बोला था कि भले आप 2025 में कर रहे हैं, जब तक सिलेबस चेंज ना हो तब तक आपको दूसरे सोर्स देखना ना पड़े, इतना कंटेंट आपका प्रॉपर आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने 2019 में नोट्स बनाए, सिलेबस चेंज होने के बाद भी केवल जो नया ऐड हुआ केवल उसको छोड़ के 2025 का मेंस भी मुझे उसी से लिखना है। जो 25 का भी मेंस होना है, आगे कभी भी हो सकता है, वो भी मुझे 2019 के नोट्स से लिखना है। तो आपका कंटेंट खुद से बनाए हो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि दोबारा आपको फिर इधर उधर न झांकना पड़े, क्योंकि आपने इधर उधर झांका और आपका जो बेसिक है वो गड़बड़ हुआ, वो बेसिक गड़बड़ हुआ तो फिर मुश्किल होगी। बिल्कुल।
तैयारी के दौरान कॉन्फिडेंट होना कितना ज़रूरी है? क्या अंडर कॉन्फिडेंट होना हमारी तैयारी को प्रभावित करता है? कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको खुद नहीं लगेगा कि आप निकाल पाएंगे तो दूसरा क्यों आपको निकालेगा। आपको कम से कम खुद को ये लगना चाहिए कि हाँ निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें झूठ और सच का भी थोड़ा सा अंतर है कि झूठा कॉन्फिडेंस और सच कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डिफरेंस करता है। आपको पता होता है आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी है। तो ऐसे नहीं कि जैसे किसी ने बोल दिया कि कॉन्फिडेंस में रहो, तो बस किसी ने आपसे पूछा निकल जाओगे, हाँ निकल जाएंगे, तो ये थोड़ी कॉन्फिडेंस है। आपको मन में लगना चाहिए कि क्या उतनी तैयारी हो रही है, प्री में जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर आप झूठा कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि नहीं इस बार अच्छा 3 बार फेल हो गए, चौथी बार तो निकलना ही है अपने को, तो शायद फिर वो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी तैयारी से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। फ्रेंडशिप के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि फ्रेंडशिप जो है हमारी तैयारी को इफ़ेक्ट करती है? फ्रेंडशिप मुझे लगता है चाहे तैयारी का टाइम हो या पूरी लाइफ का, सबसे खूबसूरत पहलुओं से एक है लाइफ के। फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड मुझे लगता है कि वो होने चाहिए जैसे भले ही आपके वो उस टाइम पे जब आपकी सब लोग तारीफ़ कर रहे हों, भले उस टाइम पे मजाक बना दें। जैसे अभी मैं अधिकारी हूँ, तो अगर वो दोस्त बोल सकते कि अरे भाई अधिकारी बन गए, वो भले उस टाइम पे मजाक उड़ा दें, लेकिन जब आपका सब मजाक उड़ा रहे हों उस टाइम पे आपके साथ देने वाले होने चाहिए। बिल्कुल। जब सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं उस टाइम पे भले मजाक उड़ाएं, लेकिन तब टाइम पे साथ देने वाले दोस्त चाहिए। और दोस्ती मुझे लगता है कि परखने का मुझे जो पर्सनली लगता है कि क्या तरीका, वो ये है कि अगर आप उनके साथ 2 घंटे बैठ जाएं, चाहे 2 दिन बैठ जाएं या 10 दिन बैठ जाएं, जब भी उनसे आप अलग हों तो आपको ये लगना चाहिए कि यार थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया। अगर 2 घंटे की बातचीत हुई और जा रहे तो लगा यार बातें पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसे दोस्त आपके पास हैं तो बहुत शानदार रहेगा। बिल्कुल। सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके गांव हो या फिर आपका समाज हो, कितना उनके बिहेवियर में चेंज देखने को मिला है आपको? एक जो जनरली बात चलती है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा चलती है कि सिलेक्शन ले लिया, गांव वाले जलने लगे या जो भी परिवार वाले जलने लगे, पड़ोसी। सबसे बड़ी बात ये चलती है कि बड़े पड़ोसी का जल जल के ऐसा हाल हो गया। एक वो मीम्स चलता है वो मोमबत्ती वाला कि पिघले जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं इससे शायद सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तैयारी के दौरान भी परिवार ने सपोर्ट किया, समाज दोस्त जो भी थे सबने सपोर्ट किया, उसके बाद भी उनका बिहेवियर ऐसे चेंज नहीं हुआ कि इस लड़के से मुझे कुछ चाहिए है या बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो फ़ायदे के लिए जुड़ जाओ। जो लोग पहले अच्छा बिहेवियर करते थे वो आज भी अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, और वो दिख जाता है। अगर कोई चेंज अलग से आ रहा कि सिलेक्शन के बाद कोई आया हो तो वो तो दिख जाता है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, पहले भी सबने खूब सपोर्ट किया है, परिवार ने, समाज ने। मेरे साथ ये तकलीफ बिल्कुल नहीं है कि कोई पहले बुरा मानता हो या किसी को बुरा लगा हो सिलेक्शन से। सबको अच्छा लगा, सबका बिहेवियर बढ़िया है। तैयारी के दौरान क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपने फील किया हो कि नहीं आप अपनी राह से भटक गए हो या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो? डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कई बार ये लगा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे समाज के फील्ड में जाना था, तो कई बार ये लगा है कि शायद गलत फील्ड तो नहीं चुनी समाज में जाने के लिए, क्योंकि टाइम जब धीरे धीरे निकलता है, जैसे 5-6 साल हो गए और रिजल्ट उस वे में नहीं आ रहे हो आपके अनुकूल, तो कभी कभी बस थोड़ा ये ज़रूर लगा है कि गलत फील्ड में तो नहीं आ गए या कुछ और करना चाहिए। पर वैसा डिस्ट्रैक्शन की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या मोटिवेशन की कमी हो गई हो, वो मुझे लगता है वैसा नहीं हुआ। बस ये लगा कि कभी कभी कि चेंज करना चाहिए या कुछ ऐसा, ये ज़रूर लगा, बस वैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आया। एग्ज़ाम पर कम्प्लीटली फोकस होना कितना ज़रूरी है? कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आप ऐसे एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि जो आपकी आगे की 50-60 साल की फैमिली का पूरा फ्यूचर तय करेगा। तो अगर आप 2 से 3 साल अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे फोकस के साथ नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी होगी आपके गोल के साथ। और मुझे लगता है कि इससे आपको पर्सनली भी फील होता है, उसका इफेक्ट फिर रिजल्ट पे भी दिखता है कि अगर आपने कहीं ना, अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर आपने अपना हार्डवर्क नहीं किया तो फिर वो उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए कम से कम 2-3 साल तो फोकस रहिए, और क्योंकि वो बहुत लंबी जर्नी तय करेगा आपकी, आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा जहां आप शायद किसी और माध्यम से नहीं पहुंच सकते। तो 2-3 साल तो पूरा डिसिप्लिन और पूरा फोकस चाहिए। ठीक है।
कोई बिगिनर्स है जो एमपीएससी फॉरेस्ट की तैयारी करना चाहता है, तो अभी से उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? जैसे अभी 4-5 साल से तो फॉरेस्ट की वैकेंसी लगातार आ रही थी, पर 2025 में वैकेंसी नहीं आई। तो ये कर सकते, क्योंकि जो फॉरेस्ट का मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें टोटल 15 यूनिट्स होती हैं, तो 5-6 यूनिट कॉमन होती हैं प्रीलिम्स से। और मुझे लगता है फॉरेस्ट में प्रीलिम्स एक बड़ी चुनौती है मेंस की बजाय, क्योंकि इसका कट ऑफ आप मान के चलिए कि अगर 78-79 है सिविल का कट ऑफ, तो उसका कट ऑफ जाएगा 86-87, क्योंकि इसमें सी सेट और जो जीएस का पेपर दोनों के मार्क्स कंबाइन होते हैं। तो उसमें प्रीलिम्स निकालना मुझे लगता है ज़्यादा कठिन है। तो प्रीलिम्स पर पूरा फोकस रखें। अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो जो आपको 3-4 महीने का टाइम मिलेगा वो सफिशियंट है फर्स्ट मेंस की तैयारी के लिए। तो पूरा फोकस प्री पे करें, क्योंकि प्री में कम से कम 85-86 के अराउंड चाहिए जीएस में, और फिर इतने ही चाहिए सी सेट में आपको। तो प्री पे पूरा फोकस करें। एक सिंसियर एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स को किन चीज़ों को इग्नोर करना ही चाहिए? सबसे बड़ी चीज़, जो भी अंधानुकरण चल रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करें। जैसे आज अगर कोई चीज़ मैं यहाँ बोल के जाता हूँ, हो सकता है वो मेरे लिए काम कर गई हो, आपके लिए काम ना करे। तो किसी भी टॉपर को, किसी भी टीचर को, किसी भी कोचिंग को जब आप सुन रहे हो, सुन लीजिए पूरा, उसके बाद देखिए एनालिसिस करके आपके कितने काम का है। तो अंधानुकरण से बचें। जैसे इसमें सबसे 2-3 चीज़ें जो कॉमनली चल रही हैं, लाइब्रेरी, कोचिंग्स। तो अब लाइब्रेरी अगर आपके काम की है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं पूरे 6 साल में केवल 6 दिन लाइब्रेरी गया हूं, और वो भी मैं इसी मेंस के लिए गया था थोड़े से टाइम के लिए, तो उसकी थोड़ी सी कहानी थी। तो और जैसे कुछ भी हो गया, जैसे हम बताना नहीं, ऐसी चीज़ें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा कि जैसे हाइलाइटर का यूज हुआ। अब आप केवल इसलिए हाइलाइटर का यूज कर रहे हैं कि आपको किताबें रंगनी हो, कहीं भी आप खोलें, बस में खोलें, लाइब्रेरी में खोलें, तो दूसरों को लगे कि हाँ सेंस का लड़का है। हाइलाइटर का यूज हुआ जो भी दीवारों पे चिपकाने वाली चीज़ हैं। अब मान लो कोई टेबल आपको याद है, तो वो टेबल आपको दीवार पे क्यों चिपकानी? सब चिपकाए, चिपकाए रहने दो। आपको याद है, आप मत चिपकाओ। तो किसी को ऐसे फॉलो मत करें। और बाकी तो जो अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो फिर वही चीज़ की सिलेबस और MCQ PYQ वगैरह, ये चीज़ें थोड़ा मुझे लगता है कि जो कॉमनली सब कर रहे हैं, अंधानुकरण मत कीजिए। अब अपने अनुसार चल रही है, दूसरों को फॉलो मत कीजिए। फिर डिस्ट्रैक्शन तो है ही बोला राम का, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए 1-2 साल के लिए। बिल्कुल। नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, और किसी भी एस्पिरेंट्स को नोट्स कब से बनाना स्टार्ट करना चाहिए? नोट्स सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि खुद के होने चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि खुद के ऐसे होते हैं कि आप 2-3 सोर्स रखिए, 2-3 सोर्स से आप कंबाइन करके अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अब एक बार जब आप पढ़ेंगे, तो अगर एक बार में आपने नोट्स बना लिए, तो फिर उसमें एक बार में ना तो समझ विकसित हो पाती है, ना आपको ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ याद है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। तो 1-2 बार पहले पढ़ लीजिए प्रॉपर, उसके बाद 2 या 3 सोर्स रख के, जो भी ऑथेंटिक आपको सोर्स लगें या जो भी सब फॉलो करते हों, उसको रख के प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए। जैसे मैं 1-2 बार बोल भी चुका हूँ कि ऐसा नोट्स बनाइए अपना कि दोबारा फिर आपको भटकना ना पड़े। केवल जो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको लग रहा है कहीं अच्छा सा मिल गया, वो ऐड करने के अलावा आपको दोबारा नोट्स ना बनाना पड़े। ऐसा नोट्स बनाइए, वो तब बनाइए जब आपकी ठीक ठाक समझ विकसित हो जाए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप अगर जैसे ही प्रीलिम्स आया फिर मार्केट में गए, फिर इसकी उसकी किसी की भी आप यूनिट उठा के ले आए, पुरानी वाली आप वो भी भूल गए, फिर ना ये याद हो रही। अपना बनाइए प्रॉपर। जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो तब तक आपका नोट्स चेंज नहीं होना चाहिए। बस ये है। इंदौर में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? और क्या होता है कि कई बार यदि कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में नहीं है तो उसको ऐसा बोला जाता है कि यार ये तो अभी तक सिंगल है, इसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपकी रिलेशनशिप थी क्या? सबसे पहली बात तो जिनको ये लगता है कि जो सिंगल लाइफ है, वो अगर कोई मजाक उड़ाए तो पहली बात उनको प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनवाओ। और दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत पहले से आप जुड़े हैं किसी के साथ तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ किसी के बोलने से या आपकी बेइज्जती हो रही फ्रेंड सर्कल में, उसके लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि
कितना ही बोलने को कितना ही बोल लीजिए, क्योंकि करने वाले को भी पता है कि टाइम लॉस हो रहा, उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो हो रहा, और जो फोकस है वो नहीं बन पा रहा। करने वाले को भी पता है, बताने वाले को भी पता है। वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि फिर उसकी फ्रेंड सर्कल में रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर इग्नोर कर पा रहे हैं तो कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे सोशल मीडिया का यूज है कि लिमिटेड कीजिए, बस यही है। उसके आप हुए हो कभी डिस्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में? डिस्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए रिलेशनशिप से कभी भी ऐसे। और मुझे लगता है कि आजकल रिलेशनशिप का एक ही मतलब निकाला जाता है कि जैसे किसी लड़की के साथ रिलेशन में होना। रिलेशन बहुत है, रिलेशन में रहिए आप, रिलेशन में होने से किसको रोका। जैसे एक अभी सोशल मीडिया पे एक वो आता है, एक उसमें ऑप्शन रहता है कि कब से आप रिलेशन में हैं, तो वही जब से जन्म हुआ तभी से रिलेशन में है, घर वालों के रिलेशन में है, दोस्तों के रिलेशन में है। बिल्कुल। तो जरूरी थोड़ी है, और लड़कियां भी ऐसी है कि जरूरी थोड़ी है कि लड़की उसी वे में आप रिलेशन में हो, क्योंकि वो आपको पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हैं किसी ना किसी वे में, आप अपने फोकस से भटक रहे हैं, आप जिसके लिए आए थे उससे भटक रहे हैं। लड़कियां भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, लड़के भी होने चाहिए, लड़कियां भी होनी चाहिए, इसमें कोई गलत थोड़ी है। ओके, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड और होना चाहूँगा। एमबीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, पेपर 1 और पेपर 2? मतलब जो सिविल फोकस कर रहे हैं उनके लिए और जो फॉरेस्ट फोकस कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बताइए। स्ट्रेटजी, सबसे पहली बात सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है। दूसरी चीज़ PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि आपसे वहाँ क्या पूछा जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पिछले 5 साल में 3 बार आपसे खनिज की रैंक पूछ ली, और जिस साल आप प्रीलिम्स दे रहे हैं उस साल भी पूछ ली, और आप गलत करके आ गए, तो फिर ये आपका शायद गुनाह से कम नहीं है ये चीज़। तो PYQ आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद उसके बिना प्रीलिम्स शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। जैसे अगर किसी कोचिंग में या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे हैं, अगर आप उन 1000 बच्चों में 800 में नंबर पे आ रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। और जो एक आमतौर पे एक चलता है मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चों में कि पता नहीं कोचिंग कैसा पेपर बना रही है, या पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन से फोकस मत कीजिए, आप इस पर फोकस कीजिए कि जितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक क्या है। सेम पेपर में आपके मान लीजिए 55 मार्क्स हैं, वो किसी की 85 मार्क्स हैं, अब आप उसको कैसे पीछे करेंगे। आप कितने भी बहाने बना लीजिए कि कोचिंग टफ बना रही है पेपर, तो ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए टॉपिक बाय टॉपिक। दूसरा PYQ और MCQ प्रीलिम्स के लिए इतना आराम से सफिशिएंट है, और इससे अलावा मुझे नहीं लगता है MPPSC के लिए खासकर कुछ और करने की ज़रूरत है। आपने सोर्सेज क्या यूज़ किए? जैसे प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोर्सेज यूज़ किए? जिस अटेम्प्ट में मेरा ये क्लियर हुआ है एग्ज़ाम, वो पुराने सिलेबस से था, और अब थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है। तो जो बेसिक सब्जेक्ट थे जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये मेरा कोचिंग से हुआ था। वही मेरा, मैंने बताया कि मेरे नोट्स ऐसे हैं कि जब तक हिस्ट्री रहेगी तब तक मेरे नोट्स जिंदा रहेंगे। तो वही हो गए। अब जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जैसे MP के लिए तो पूरा एत तत्त सर्वत एक ही स्रोत है, परीक्षा धाम, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। मैंने देखे हैं कई लोग कि ऐसे बोलते हैं कि सब परीक्षा धाम पढ़ रहे इसलिए परीक्षा धाम नहीं पढ़ना है, तो सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो परीक्षा धाम जरूरी है MP के लिए। मुझे लगता है उससे आप उसके साथ कोई दूसरा सोर्स देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा धाम तो आपके पास होनी चाहिए खास तौर से MP के लिए। उसके बाद पहले जो 10th यूनिट थी उसमें आयोग थे, अब वो चेंज कर दिया। और जो भी ICT के लिए भी परीक्षा धाम ठीक है। जनजातियों के लिए आप एक दूसरी कोचिंग की आती है, उनको प्रेफर कर सकते हैं। अब आपको कोई अगर ये सलाह दे कि ग्रंथ अकादमी की खरीद लीजिए बुक्स, तो मुझे लगता है वो फिर थोड़ा सा वैसे ही हो जाएगा कि आपको किसी एक विषय का ज्ञाता बनना है। जो भी मार्केट में जो फेमस सोर्स है आप वो पढ़िए आराम से, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, फॉरेस्ट पेपर 2 के लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो पेपर 2 भी मायने रखता है। हाँ, फॉरेस्ट के लिए दोनों का जोड़ा जाता है उसमें। तो पेपर 2 तो ऐसा है कि जैसे अभी बोला था मैंने कि पहला प्रीलिम्स देने से पहले आपका पूरा प्री का, पूरा मेंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो पेपर 2 का ऐसा ही हाल है कुछ कि पेपर 2 में कुछ हिंदी आएगी, तो वो आपकी पेपर 5 से मेंस के कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसमें
पैसे जाते हैं तो वो तो वहीं हो जाएंगे। उसके बाद जो मैथ रहेगी वो जो आपकी मेंस में मैथ है उससे आराम से हो जाएगी। और रीजनिंग बहुत नॉर्मल आती है, तो इसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस पढ़ लीजिए, उतने में शायद पेपर 2 आराम से निकल जाएगा। तो क्या प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स बनाना चाहिए? नोट्स तो मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के नोट्स, चाहे एक संस्था हो या कोई भी बुक ले लीजिए आप, खास तौर से MPPSC के लिए जो थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड है, एक बुक या ये कोई इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स नहीं निकलवा सकती। आपको थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मेंस और प्रीलिम्स का यही थोड़ा सा उल्टा है। मेंस में आप सोच सीमित रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपको सोच ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड है MPPSC का खास तौर पे। तो उसके नोट्स आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 या 3 सोर्स रख के उसके बाद आपको जो भी मॉक टेस्ट में मिले, कहीं भी ऑब्जेक्टिव मिल रहा है तो उसमें आप ऐड करते जाइए। तो प्रॉपर आपका नोट्स अपने खुद का होना चाहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मेरे अनुसार। करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाना चाहिए? क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर कोई घटना चक्र टाइप, कोई प्रतियोगिता दर्पण, ऐसी कोई मैगजीन तक की तैयारी करना चाहिए? जैसा MPPSC जो करंट अफेयर पूछता है उसका लगभग सेम है। उसका ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा के दे देगा, जैसे व्यापम की परीक्षाओं में होता है या जो भी इसे SSC या रेलवे की परीक्षाएं होती हैं, तो ऐसा कहीं से भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं है MPPSC का। MPPSC का थोड़ा सा फिक्स रहता है कि जैसे अवार्ड हुए या कुछ रैंकिंग वगैरह हुई या कुछ जो प्लेयर्स हुए, किसी भी कोई खेल प्रतियोगिता हुई हो, तो उसका थोड़ा सा फिक्स रहता है। तो एक बेसिक अंदाज लगाइए आप, PYQ आप लगाइए, उससे आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से पूछ रहा है। मुझे लगता है 3-4 महीने पहले इसे आराम से आप कर सकते हैं। जैसे कोई अभी 12th के बाद अगर शुरू कर रहा है, उसको 3-4 साल बाद अगर एग्ज़ाम देना है, तो मुझे लगता है करंट अफेयर अभी से करना उतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये MPPSC है। सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ये हो जाता कि वही दिखाने वाली पढ़ाई, जो सबसे बड़ी चीज़ की है रील्स ने, कि सत्यमेव जयते टेबल पर रखा होना चाहिए और हाईलाइटर का यूज होना चाहिए, अखबार होना चाहिए टेबल पे। मुझे लगता है MPPSC उतना नहीं मांगती है। MPPSC मांगती है सिलेबस देखो, उसकी एक एक लाइन पढ़ो, हर लाइन पे अपने नोट्स बनाओ, उससे वो बिल्कुल नॉर्मल फैक्ट पूछेगी। SDG से कुछ नहीं पूछेगी, सीधा रैंक पूछेगी। तो MPPSC के लिए आप इतना कर सकते हैं कि 3-4 महीने पहले से आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, मार्केट में क्लासेस भी आ जाती हैं, उतने में आपका शायद काम हो जाएगा, क्योंकि उसके टॉपिक फिक्स हैं लगभग। कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका हर बार मेंस रुक रहा है, तो जिनका बार बार मेंस रुक रहा है वो अब अपनी तैयारी में कहाँ बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉरेस्ट में तो आपने सिलेक्शन लिया ही है, और 2024 और 23 में आपके सिविल में भी इंटरव्यू हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए। अगर बार बार रुक रहा है तो सबसे पहले आप ये बात देखिए कि जैसे जहाँ भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हो सकता है आपकी वहाँ स्थिति ठीक रहती हो, शायद मेंस ना निकल रहा हो। कुछ ऐसे लोग होंगे कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, तो जो जिनकी यहाँ स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए तो यही सजेशन है कि पहले यहाँ स्थिति ठीक कीजिए कोचिंग में। कोचिंग वालों से पूछिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। अब कुछ वो लोग हैं जिनकी यहाँ स्थिति ठीक है, लिखते प्रॉपर हैं, और या 2 या 3 बार से मेंस नहीं निकला, तो या तो फिर उनका नोट्स में प्रॉब्लम होगी, ये हो सकता है कि नोट्स प्रॉपर ना बने हों, या हो सकता है कि वो पुराने कैंडिडेट हों। कुछ मैंने देखा है पर्सनली, जो देखा है कि कुछ पुराने खिलाड़ी हैं MPPSC के, पुराने खिलाड़ी इन द सेंस कि 2015, 16 या 17, 18 से दे रहे हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी तैयारी करते करते और पेपर देते देते 3-4 बार सिलेबस चेंज हो गया, और 3-4 बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब वो थोड़ा सा उसको चेंज करना उतना आसान नहीं होता। जैसे जब कॉपी पूरी खाली आती थी और अब कॉपी लिमिटेड हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। नए लोग बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो 2 या 3 बार में ऐसा हो जाए कि आपका मेंस ना आने के लिए, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तो प्रॉपर आप अगर कंप्लीट है आपका सिलेबस, आप टेस्ट सीरीज में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है आपकी, तो मुझे लगता है हो जाएगा। किन एग्ज़ाम मतलब किन पेपर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस के लिए, या फिर सभी पर बराबर करना चाहिए? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे MPPSC ने मार्क्स बांट के रखे हैं, यूनिट बांट के रखी हैं, तो प्रॉपर आप मार्क्स के हिसाब के सबको वेटेज दीजिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको ये नहीं करना है कि ये हिस्ट्री है या ये ज्योग्राफी है तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये हिंदी है तो हो जाएगी। जितने मार्क्स का है आप उतने टाइम दीजिए उसको, और
6 पेपर इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी एक पेपर आपको डुबा सकता है बड़े आराम से। तो ये सोच के इस सोच में रहना कि ये बाद में हो जाएगा, पहले हो जाएगा। प्रॉपर जो भी मार्क्स हैं, जो भी यूनिट है, उनके अनुसार पढ़िए। और MPPSC के लिए वही सबसे फ़ायदेमंद है। किसी भी एक सब्जेक्ट की बुक ले लेना, कि पॉलिटी के लिए आपने कोई मोटी सी बुक ले ली, अब पॉलिटी पढ़ी जा रही है केवल, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर लाइन बाय लाइन सिलेबस को कंप्लीट करें, वो सफिशिएंट है। MPPSC फॉरेस्ट मेंस के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज़ किए? अब फॉरेस्ट मेंस का तो मुझे लगता है बहुत सीरियस सोर्सेस हैं, उसमें इतनी वैरायटी नहीं है क्योंकि ना तो कहीं कोचिंग में ज़्यादा अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फॉरेस्ट के मेंस के लिए कोचिंग्स का मायाजाल नहीं है ज़्यादा। कोचिंग को कम जानकारी है उसकी, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फिर वो अपने अपने ब्रांड निकालते हैं कि ये केस कांति, ये डावा रामला। तो वो वैरायटी नहीं है, सीमित सोर्स है। दो पार्ट होते हैं उसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सेम वो रहेगा जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा, 5 यूनिट सेम रहेंगी। MP की हिस्ट्री, MP की ज्योग्राफी, MP की पॉलिटी, करंट अफेयर और कंप्यूटर। तो वो तो बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं करना। एक यूनिट रहेगी पार्ट बी में ट्राइब्स वाली, जो आपकी प्रीलिम्स में 10th यूनिट है। तो एक वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, तो 6 यूनिट हो जाएंगी। अब पार्ट बी की बाकी यूनिट बची 9, उसमें से 4 रहेंगी फॉरेस्ट्री की। तो उसके लिए वन एंड ओनली एक ही आपको सोच आजमाना है, वो है हॉर्नबिल कोचिंग के नोट्स। उसके अलावा ना सोचना है और ना उसके अलावा कुछ करना है आपको। सीधा हॉर्नबिल के नोट्स लाइए, 4 यूनिट उससे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो या तो आप जो NCERT हैं वो पढ़ सकते, लेकिन अगर आपके पास जैसे अगर प्रीलिम्स के बाद आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो NCERT शायद कंप्लीट नहीं हो पाएंगे उतने टाइम में। तो फिर जो भी आपने 10th 12th में 11th 12th में पढ़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो पढ़ सकते। या इसके अलावा एक महेश बैंडवाल की बुक्स आती हैं, वो आप ले सकते। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए सेम सोर्स। और इसके अलावा एक एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉपर। तो एनवायरनमेंट के लिए तो आप कहीं से भी कुछ भी ले लीजिए, वो प्रॉपर वही आता है जो प्रदूषण वगैरह टॉपिक हैं, वो जैव विविधता वाले टॉपिक हैं। तो कहीं से भी या तो बैंडवाल की ले सकते, या प्रीलिम्स में आप ऑलरेडी 7th यूनिट में पढ़े होंगे, वहाँ से भी उतना हो जाता है। मैथ का लेवल लगभग वही रहता है जो CSET में मैथ आती है, थोड़ा सा ज़्यादा उससे। तो 10th तक की अगर आपको मैथ आती है तो प्रॉपर उससे हो जाएगा, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स, सबसे बढ़िया चीज़ है फॉरेस्ट मेंस की कि उसमें जो सिलेबस है इतना प्रॉपर लिखा हुआ है कि जैसे दर्पण लिखा या प्रकाश लिखा फिजिक्स में, तो सीधा उसमें स्पष्ट लिखा है कि दर्पण का सूत्र। तो इतना स्पष्ट है तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसी मैथ में भी लिखा है कि ये टॉपिक पढ़ना, तो प्रॉपर वो टॉपिक आप मैथ के कर लीजिए। कोई ऐसी मैथ नहीं है जो SSC वगैरह कुछ में आती है, बिल्कुल थोड़े से लाभ हानि वगैरह ये प्रॉपर। तो बस इतनी सी यूनिट हो उसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। MPPSC फॉरेस्ट में RFO और ACF दोनों पदों में क्या अंतर है, और बतौर ACF आपके क्या कार्य रहेंगे? ACF और RFO ये हायरार्की के उसमें डिफरेंस है केवल, कि जो RFO है वो उससे नीचे वाली पोस्ट है, ACF जस्ट ऊपर वाली है। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो ACF है उसको आप पुलिस विभाग का DSP मानिए, और जो RFO है वो उसका इंस्पेक्टर है। तो जो भी जैसे सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस होता है, सेम टू सेम सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट होता है। और जो भी इंस्पेक्टर है वो सेम रेंजर होता है। तो एक तो हायरार्की का अंतर है। और कार्यों में बस वही डिफरेंस है कि रेंजर जैसे इंस्पेक्टर को फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, तो रेंजर को भी फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है। ACF का थोड़ा सा ये है कि इंस्पेक्शन वाले काम हो गए, या जो योजनाएं वगैरह चल रही हैं, कागजी कार्रवाई या जो साइन का काम ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा ACF का ज़्यादा होता है। रेंज वर्क थोड़ा सा रेंजर का ज़्यादा होता है। और हायरार्की में केवल उसके पद का रैंक का डिफरेंस है, सेम, बस, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो थैंक यू सो मच दीपन जी। आपने जो हमारे दर्शकों को बताया है, ज़रूरी उससे कुछ ना कुछ उन्हें हेल्प मिलेगी, और वो समझ पाएंगे कि हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों से बचना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।